हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल देविका स्टडीज़। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए क्लास 12 फिजिक्स के अनसोल्ड पेपर का 2025 का सेट नंबर 4 लेकर आए हैं। और आज ये इसका पार्ट नंबर दूसरा है, क्योंकि ये वाला पार्ट ज़रा गलती से डिलीट हो गया था, तो इसीलिए आज ये दोबारा अपलोड हो रहा है। तो जिसने इसे नहीं देखा तो वो इसे ज़रूर ही देख लीजिए। तो इस वाले पार्ट में हम इसका जो क्वेश्चन नंबर तीसरा है, तो ये इसके चारों क्वेश्चन कंप्लीट कराने वाले हैं। तो आइए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसके खंड स में क्वेश्चन नंबर तीसरे का क्या पूछा गया था कि समान धारिता के 4 संधारित्र श्रेणी क्रम में 20 वोल्ट की बैटरी से जुड़े हैं। मध्य बिंदु ओ भू संपर्कित है। बिंदु पी और क्यू पर विभव की गणना कीजिए। तो ये इसमें एक न्यूमेरिकल दिया हुआ था और ये इसमें आपको एक क्या दे रखा है, चित्र दे रखा है। और ये न्यूमेरिकल पूरे 2 नंबर का पूछा गया था। तो इसे कैसे सॉल्व करोगे आप? तो इसके चित्र के माध्यम से आपको इसको सॉल्व करना है। चलिए तो इसको सॉल्व करते हैं। तो इसका चित्र क्या है बच्चों? तो जो इसका चित्र है वो कुछ इस तरह से है कि ये क्या है, तो ये इसमें एक 20 वोल्ट की बैटरी जुड़ी है। क्या जुड़ी है? 20 वोल्ट की बैटरी जुड़ी है। और ये किससे जुड़ा है? भूमि से, है ना, पृथ्वी से। और इसके इधर 2 संधारित्र जुड़े हैं, इधर के साइड, मतलब इसके सीधे हाथ पर, और इसके उल्टे हाथ पर भी 2 संधारित्र जुड़े हुए हैं। ठीक है। और इधर है बिंदु P और इधर है बिंदु Q। तो क्वेश्चन में आपसे इसका विभवांतर पूछा गया है और इसका जो विभवांतर है ये पूछा गया है। तो अब आपको इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है? तो बच्चों, आपको एक बात ये बता दूं कि ये ओ क्या है? ओ हमारा किससे जुड़ा है? पृथ्वी से जुड़ा हुआ है। चूंकि बिंदु ओ पृथ्वी से जुड़ा है और जो हमारी पृथ्वी होती है उसका जो विभव होता है कैसा होता है? तो उसका जो विभव होता है तो वो होता है 0। तो हमारी पृथ्वी का विभव क्या होगा? 0 होगा। तो ये तो हो गया विभव कैसा? 0। जिसके कारण इसके पास वाले दोनों जो संधारित्र है इनका जो विभव है वो कैसा होगा? 0 होगा। अब देखो, ये है बिंदु P के पास वाला विभव, तो ये हो गया क्या? VP। और ये है Q के पास वाला, तो ये हो गया हमारा क्या? तो ये हो गया हमारा VQ। और ये दोनों कैसे संधारित्र हैं? तो ये दोनों हमारे पृथ्वी के पास वाले हैं, तो इनका विभव क्या होगा? V0 दोनों का। ठीक है। तो इसका मतलब इसका विभव भी 0 और इसका विभव भी 0 होगा। अब बच्चों, हमसे क्वेश्चन में P और Q का विभव पूछा गया है और जो किससे जुड़ा है? बैटरी से जुड़े हैं ये दोनों, है ना। तो आपको ये पता होना चाहिए कि P और Q के बीच ही जुड़ी है क्या? हमारी ये बैटरी। तो P और Q का जो विभवांतर होगा वो क्या होगा? तो P और Q का विभवांतर, P और Q का विभवांतर मतलब इनके जो विभव है उसमें अंतर कितना होगा? तो उसमें अंतर कितना दे रखा है? तो ये दे रखा है इसमें 20 वोल्ट। तो क्या हो जाएगा हमारा? VP माइनस VQ बराबर कितने के दे रखा है? 20 वोल्ट के। तो ये हो जाएगी आपकी क्या? समीकरण 1। आ गया इतना समझ में? क्योंकि जो ये हमारा P और Q है ये किससे जुड़ा हुआ है? बैटरी से जुड़ा हुआ है। तो इसीलिए जो इनके विभव में अंतर होगा तो वो किसके बराबर होगा? इस बैटरी के विभव के बराबर होगा। ठीक है। अब आपको ये बात भी ये पता है कि ये दोनों जो हैं कैसे हैं? समान मात्रा के हैं। मतलब कि आप ये देख रहे हो, इसमें ये बिंदु P है, इसका ये है VP V0 और ये पृथ्वी से जुड़ा हुआ है। ठीक है। इधर ये हमारा VQ V0 और ये हमारा बिंदु Q। तो आपको पता है कि ये दोनों कैसी मात्रा है? समान मात्रा के, क्योंकि इनका 0 इसका 0 है और ये दोनों कैसे हैं? समान हैं। ठीक है। और ये कैसे जुड़े हैं? तो ये बच्चों हमारे किस में जुड़े हैं? तो ये हमारे श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। तो अगर कोई सीधी लाइन में जुड़ा हुआ हो तो इसका मतलब कैसा जुड़ा है? श्रेणी क्रम में जुड़ा है। तो जो इनकी तुल्य धारिता होगी तो वो इनकी कैसी होगी? तो इनकी तुल्य धारिता यानी C कैसी होगी? तो इसकी C और इसकी C आपस में कैसी होगी? बराबर होगी। अब और चूंकि ये किस में जुड़े हैं? तो ये हमारे श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो इनके आवेश भी कैसे होंगे? समान होंगे। तो इनके आवेश भी समान होंगे। ठीक है। क्योंकि बच्चों श्रेणी क्रम में आवेश भी समान रहता है।
तो दोनों ओर के आवेश भी समान हैं। तो हम ये कर सकते हैं कि हमारा सूत्र होता है Q बराबर CV। अब इसमें दोनों के Q भी बराबर है, C भी बराबर है, तो इसका हम क्या निकाल सकते हैं, V निकाल सकते हैं। तो जब इसका Q और C कैसे है, तो इसका Q और C आपस में बराबर है, तो इसका V भी कैसा होगा, बराबर होगा। आई बात समझ में? मतलब इनका जो हमारा विभवांतर है ये भी आपस में बराबर होगा। मतलब हमने ये सब क्यों समझा है कि ये तुल्य धारिता भी बराबर है, आवेश भी बराबर है, क्योंकि हमें इनका क्या निकालना है, तो हमें इनका निकालना है विभवांतर। ठीक है, तो ये क्या था VP, ये क्या था VO, ये क्या था बच्चों, तो ये था VO और ये था हमारा VQ। तो इसका अंतर VP माइनस VQ और इसका अंतर VO माइनस VQ, तो ये आपस में कैसे होंगे, क्या होंगे, बराबर होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि इसके C भी बराबर है, Q भी बराबर है, तो इसका जो V होगा ये भी आपस में बराबर होंगे। तो अब हम क्या काम करेंगे, अब हम इसमें ये क्यों नहीं है, ये O है, ठीक है। अब हम इसमें ये काम करेंगे कि हम O के एक साइड ले आएंगे और जो VP है ये ऐसे ही रहा, तो जो ये हमारा VQ है ये इधर चला जाएगा, तो ये किसका हो जाएगा, प्लस का। और यहाँ VO है और ये वाला VO जब इधर आएगा तो आ जाएगा प्लस का। तो हमारा होगा इसमें VP प्लस VQ बराबर कितने, 2 VO हो गए। अब चूंकि आपको पता है बच्चों कि जो हमारा VO होता है क्या होता है, तो ये हमारा शून्य होता है, क्योंकि ये हमारा किसका विभव है, पृथ्वी का विभव है। तो हमारा VP प्लस VQ बराबर 2 गुना शून्य के, VP प्लस VQ बराबर किसके, शून्य के। तो ये समीकरण हो गई है दूसरी, और ये थी हमारी समीकरण 1, है ना। तो समीकरण 1 क्या थी आपकी, VP माइनस VQ बराबर 20 के, समीकरण 1 हो गई। और VP प्लस VQ बराबर शून्य के, ये हो गई समीकरण 2। अब हम क्या काम करेंगे, समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, तो समीकरण 1 का ये ले लेंगे उल्टे हाथ वाला VP माइनस VQ, और इसका भी उल्टे हाथ वाला इन्हें आपस में जोड़ देंगे, और बराबर है किसके, 20 प्लस शून्य के। इस VQ से VQ कैंसिल, और ये VP कितने, 2VP हो गए, बराबर किसके, 20 के। तो VP बराबर किसके, 20 बटे कितना, 2, है ना। मतलब है ये 2 इधर गुना में है, इधर ही आ जाएगा इसके भाग में, तो ये हो जाएगा दशांश। तो हमारा VP आ गया कितना, 10 वोल्ट। VP कितना है, 10 वोल्ट आंसर। अब हमें इसमें क्या निकालना है, इसमें निकालना है हमें इसके किसका मान, VQ का मान। तो इस समीकरण 2 में, और हाँ VP का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। तो जब इसमें रखेंगे तो हमारा VP है 10, VQ पूछा गया है बराबर किसके, तो इसमें VQ बराबर किसके, माइनस 10 वोल्ट के। तो अब इसमें आपका VP और VQ का मान आ चुका है। तो बच्चों ये रहे इन दोनों के आंसर, और इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं है, आप इसको पहली बार समझ रहे हैं, आपको इसलिए हार्ड लग रहा होगा, वरना इससे आसान क्वेश्चन नहीं है कोई, ठीक है। आपको अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लीजिए। तो ये हो गया आपकी समीकरण 1 और ये हो गई 2, है ना। और फिर ये रहा आपका इसमें आंसर VP, ठीक है। अब इसमें अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि एम्पियर का परिपथीय नियम लिखकर सिद्ध कीजिए, तो ये क्वेश्चन भी 2 नंबर का पूछा गया था। तो बच्चों इसको समझने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी किसी तार में, जैसे ये कोई तार है, इसमें आप धारा I क्या कर रहे हो, इसमें आप करंट भेज रहे हो, ठीक है, तो उसमें खुद ब खुद क्या उत्पन्न हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। मतलब जब भी आप किसी तार में धारा I को प्रवाहित करते हो तो उसमें खुद ब खुद एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। अब जैसे कोई क्या है, सीधा तार है, इसमें आपने धारा I क्या की, धारा I इसमें आपने प्रवाहित की, ठीक है। प्रवाहित वो करके फिर हमने कल्पना की, अब हमने ये इमेजिन किया कि इसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया, ठीक है। और हमें इसमें सच में कैसे हमें चलेगा पता कि ये जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ है या नहीं, तो इसके पास हम एक किसे रख देंगे, चुंबक को रख देंगे। तो हमने यहाँ बिंदु इसके P पर कोई एक हम क्या कर दी, चुंबक रख दी, तो ये हमारा क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है। तो हमने यहाँ बिंदु P पर क्या रख दी, चुंबक रख दी, और ये हमारा हो गया एक चुंबकीय क्षेत्र, मतलब वेक्टर B।
और ये इसका केंद्र है O। ठीक है, तो ये तार ऐसे सीधा ही तो जा रहा था, है ना। जब इसमें करंट छोड़ा आपने तो ये इसके बीच की दूरी कितनी R, है ना, त्रिज्या हो गई इसकी। ठीक है, और जो इसकी ये परिधि है, परिधि का मतलब जब एक व्रत होता है ना, ये क्या है, एक गोला है, व्रत है, तो आपको पता है व्रत का एक पूरा चक्कर, मतलब एक पूरा गोल चक्कर क्या होता है, उसकी परिधि होती है। उसकी परिधि होती है व्रत का एक पूरा गोल चक्कर, उसकी एक परिधि होती है। और परिधि का सूत्र क्या होता है, तो हमारी जो परिधि होती है तो उसका सूत्र होता है 2πr। क्या होता है बच्चों, 2πr। क्या होता है, 2πr होता है इसकी परिधि का सूत्र। तो l क्या है, यहाँ l है इसकी क्या, परिधि। ठीक है, आ गया इतना समझ में। तो बस यही हमारा एम्पियर का परिपथीय नियम, कि इस नियम के अनुसार किसी बंद परिपथ में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, मतलब जो उत्पन्न हुआ है ये चुंबकीय क्षेत्र, इसका रेखीय समाकलन जो होगा तो वो उस परिपथ में बहने वाली धारा, उस परिपथ में जो धारा आ रही है उसका म्यू नोट गुना होता है। इस नियम के अनुसार किसी बंद परिपथ में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र यानी क्या, वेक्टर बी। ठीक है, इसका रेखीय समाकलन, तो ये होता है आपका रेखीय समाकलन उस परिपथ में बहने वाली धारा यानी I का म्यू नोट गुना होता है। ठीक है, तो ये होता है एम्पियर का परिपथीय नियम। तो एम्पियर का परिपथीय नियम कहता है कि इस नियम के अनुसार किसी बंद परिपथ में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, मतलब जो उत्पन्न हुआ है क्या, चुंबकीय क्षेत्र, वेक्टर बी डॉट क्या, वेक्टर dl, है ना। और इनके ऊपर ये क्यों लगे हैं वेक्टर, क्योंकि ये कैसी राशि हैं, तो ये हमारी सदिश राशि हैं। ठीक है, तो किसी बंद परिपथ में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन होता है ये। ठीक है, उस परिपथ में बहने वाली धारा I का म्यू नोट गुना होता है। तो ये होता है हमारा एम्पियर का परिपथीय नियम। ठीक है, अब हम देखेंगे इसमें इसकी उत्पत्ति। तो इसकी उत्पत्ति के लिए आप क्या लिखोगे कि माना R त्रिज्या का वृत्तीय पथ जिसका केंद्र O है, मतलब जिसकी त्रिज्या है R और उसका केंद्र O है, तो ये एक क्या है, तो ये एक हमारा इसमें है वृत्तीय पथ है। तो आप लिखोगे माना R त्रिज्या का वृत्तीय पथ जिसका केंद्र O है तथा बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, मतलब जो ये बिंदु P पर है इस पर जो उत्पन्न हुआ है ये चुंबकीय क्षेत्र और परिपथ में बहने वाली धारा क्या है, I है। तो इसमें हम निकालेंगे सीधे तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। पहले क्या निकालोगे आप इसमें कि जो ये सीधा तार है इसके कारण जो उत्पन्न हुआ है चुंबकीय क्षेत्र, तो वो होता है B बराबर म्यू नोट बटे 2π, है ना, इंटू I बटे R के। क्या होता है, जो ये सीधा तार है इसके कारण जो उत्पन्न हुआ है क्या, चुंबकीय क्षेत्र, तो उसका सूत्र होगा B बराबर म्यू नोट बटे 2π और गुना I बटे R। तो ये हो गई समीकरण 1। अब हम निकालेंगे इसमें क्या, चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन। चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन। तो ये होता है क्या, तो इसका ये वाला हिस्सा करेंगे कि रेखीय समाकलन वेक्टर बी डॉट वेक्टर dl, है ना। अब जब हम इसके ये वेक्टर हटाएंगे तो आपको ये पता होगा कि एक सूत्र होता था वेक्टर a डॉट वेक्टर है b में अगर कोई है तो जब इसके वेक्टर हटते थे तो ये क्या लग जाता था इधर, कोस थीटा। जब भी इनके वेक्टर आपस में कैसे हो, डॉट में हो, तो जब ये वेक्टर हटाओगे तो क्या लग जाएगा, उसमें कोस थीटा आ जाएगा। तो ये रेखीय समाकलन ऐसे ही रहा, इसके हटा दिए हमने क्या, वेक्टर, तो ये आ गया, और जब ये वेक्टर हटाए तो आ गया कोस थीटा। ठीक है, अब हमें पता है कि जो हमारा वेक्टर b है और वेक्टर dl है इनकी दिशा क्या है, समान है, ऊपर की तरफ है ना। l क्या है, परिधि है, तो वो ऐसे ही तो जा रही है, तो ऐसे ही हमारा चुंबकीय क्षेत्र जा रहा है। और जब इसकी और इसकी दिशा समान है तो थीटा क्या होगा, 0 डिग्री होगा। चूंकि वेक्टर b और वेक्टर dl की दिशा समान है, की दिशा कैसी है, समान है, तो
थीटा बराबर क्या होगा 0 डिग्री, तो इसमें कोस 0 डिग्री का मान होता है 1। ठीक है, तो हो जाएगा बी। अब रेखीय समाकलन होगा इसका डीएल का, क्योंकि ये बी तो आ जाएगा इसमें बाहर, और कोस थीटा की जगह हो जाएगा कोस 0 डिग्री। तो होगा हमारा इसमें रेखीय समाकलन वेक्टर बी डॉट वेक्टर डीएल बराबर बी डॉट रेखीय समाकलन कोस 0 डिग्री का मान है 1, है ना, हो गया। तो अब हो जाएगा हमारा बी, और रेखीय समाकलन करेंगे अब किसका डीएल का। तो बच्चों अगर रेखीय समाकलन कर रहे हैं डीएल का तो केवल एल आता है निकल के बाहर। ठीक है, तो आ जाएगा डी गुना एल के। और आपको पता है बी का सूत्र क्या था, सीधे तार में जो हमने चुंबकीय क्षेत्र देखा था उत्पन्न, तो उसका सूत्र था म्यू नॉट बटे 2 पाई गुना आई बटे आर के। तो वो इसमें रख दो, म्यू नॉट बटे 2 पाई गुना आई बटे आर के। और एल आपको समझाया था क्या है, परिधि। परिधि का सूत्र होता है 2 पाई आर। अब यहाँ लिख दो 2 पाई आर, और इधर दिखा देना चूंकि एल परिधि है और परिधि का सूत्र होता है क्या 2 पाई आर, इसीलिए आया यहाँ 2 पाई आर। देखो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, आर से आर कैंसिल, तो क्या बचा, तो हमारा आया रेखीय समाकलन वेक्टर बी डॉट वेक्टर डी एल क्या म्यू नॉट गुना आई के। ठीक है, ये हमारा हो तो गया है प्रूफ, यही तो हमें करना था प्रूफ इसमें। तो ये हमारा एम्पियर का परिपथीय नियम। अब इसकी उत्पत्ति का ये ले लीजिए आप स्क्रीनशॉट, ये हो गया, और नीचे हो गई ये इति असिद्धम। ठीक है, अब इसमें अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रकाश के ध्रुवण का अर्थ समझाइए तथा उपयुक्त चित्र की सहायता से ध्रुवित एवं अध्रुवित प्रकाश में अंतर दर्शाइए। तो ये क्वेश्चन पूरे 2 नंबर का है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि प्रकाश का ध्रुवण क्या होता है। कि जब कोई साधारण प्रकाश को किसी पोलराइड से गुजारा जाता है तो उससे निकलने वाले प्रकाश में विद्युत वेक्टर के कंपन सीमित होकर एक ही दिशा में रह जाते हैं। ऐसे प्रकाश को ही समतल ध्रुवित प्रकाश कहते हैं, और यह घटना प्रकाश का ध्रुवण कहलाती है। अब इससे अब समझिए कैसे करोगे, मतलब प्रकाश का ध्रुवण क्या होता है या फिर समतल ध्रुवित प्रकाश किसे कहते हैं। अब जैसे कोई आ रहा है क्या साधारण प्रकाश, मतलब जो हर दिशा में डांस करता हुआ आ रहा है, इस दिशा में भी, इसमें भी, इसमें भी, मतलब ऐसे भी है, ऐसे भी है, ऐसे तिरछा भी है, इधर भी तिरछा है। तो ऐसे ऐसे क्या हो रहा है, कंपन करता हुआ आ रहा है सभी दिशाओं में, टंग 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 ऐसे करके ये अपना क्या कर रहा है, ऐसे कंपन कर रहा है। तो ये कैसा प्रकाश है, तो ये हमारा है इसमें कैसा प्रकाश, साधारण प्रकाश। ठीक है, तो जब इस साधारण प्रकाश को किसी पोलराइड से गुजारा जाता है, किससे गुजारा जाता है बच्चों, पोलराइड से। तो पोलराइड क्या होता है, जैसे आपकी खिड़की होती है ऐसी ही होती है पोलराइड। जैसे यहाँ समझ लीजिए कि यहाँ पे ये खिड़कियाँ हैं, है ना। तो जब इसमें खिड़की में सिर्फ जो ये सीधा वाला प्रकाश है, लंबा वाला, यही तो जा पाएगा। जो ये ऐसे वाला प्रकाश है, ऐसे वाला है, या फिर ऐसा है प्रकाश, कोई इसमें से तो आएगा नहीं, है ना, क्योंकि ये जो इसमें से गुजरेगा सिर्फ सीधे वाला प्रकाश गुजरेगा, क्योंकि ये एक खिड़की है, इसमें हम ऐसा तिरछा प्रकाश नहीं आ सकता इसमें से, है ना। तो जो हमें अब जो प्रकाश मिलेगा तो वो केवल सीधा प्रकाश मिलेगा। ठीक है, तो इस वाले प्रकाश को ही क्या कहते हैं, इसे ही कहते हैं समतल ध्रुवित प्रकाश। कैसा प्रकाश, समतल ध्रुवित प्रकाश, मतलब जो इस दिशा में, इस दिशा में, इस दिशा में डांस करते हुए आ रहे थे, कंपन करते हुए आ रहे थे, है ना। अब वो यूं बस सीधे वाले कंपन आएंगे। ठीक है, तो इसीलिए कहते हैं कि जब किसी साधारण प्रकाश को किसी पोलराइड से गुजारा जाता है तो उससे निकलने वाले प्रकाश में विद्युत वेक्टर के कंपन सीमित होकर, अभी तो ये इन्हीं सारी दिशाओं में थे, पर अब ये क्या हो गए, सीमित हो गए, सिर्फ एक ही दिशा में रह जाते हैं, मतलब सीमित होकर एक ही दिशा में रह जाते हैं। ऐसे प्रकाश को ही समतल ध्रुवित प्रकाश कहते हैं, और इस घटना को ही प्रकाश का ध्रुवण कहते हैं। ठीक है, चाहे आपसे समतल ध्रुवित प्रकाश पूछे या फिर प्रकाश का ध्रुवण पूछे, एक ही बात होती है। ठीक है, तो बस यही है इतनी सी, कि जब साधारण प्रकाश को किसी पोलराइड से गुजारा जाता है तो उससे निकलने वाले प्रकाश में विद्युत वेक्टर के कंपन सीमित होकर एक ही दिशा में रह जाते हैं। ऐसे प्रकाश को ही समतल ध्रुवित प्रकाश कहते हैं,
और यह घटना प्रकाश का ध्रुवण कहलाती है। ठीक है, अब हम देखेंगे इसमें ध्रुवित प्रकाश और अध्रुवित प्रकाश में अंतर। तो इसमें सबसे पहला अंतर है कि इनकी क्या कर दो, परिभाषा ही लिख दो कि इस प्रकाश में जो कंपन हो रहे हैं तो वो प्रकाश के संचरण की दिशा, जो ये संचरण की दिशा है मतलब जिस दिशा में संचरण हो रहा है मतलब जा रही है तरंगे, तो इस प्रकाश में कंपन प्रकाश के संचरण की दिशा के लंबवत तल में एक ही दिशा में होता है, चाहे ऐसे दिखा लो इन्हें या फिर ऐसे दिखा लो। और अध्रुवित प्रकाश क्या होता है कि इस प्रकाश में जो कंपन होता है तो वो प्रकाश के संचरण की दिशा के लंबवत तल में सभी दिशाओं में होता है। ठीक है, तो ये अंतर है एक तो। और दूसरा है कि इसे किससे गुजारा जाता है, तो इसे हम एक पोलेराइड से या फिर क्रिस्टल आदि से निकलने वाले प्रकाश समतल ध्रुवित प्रकाश होते हैं। और जबकि अध्रुवित प्रकाश जो होते हैं तो ये हमारे कहाँ से आते हैं, सूर्य से आते हैं, बल्ब से आते हैं, मोमबत्ती से आते हैं, तो आदि से निकलने वाले प्रकाश अध्रुवित प्रकाश होते हैं। तो ये था इनमें अंतर। अब इसमें अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि पीएन संधि डायोड के अग्र अभिनति में अभिलाक्षणिक वक्र प्राप्त करने हेतु परिपथ आरेख बनाइए। अग्र अभिनति का संधि के अवक्षय परत पर प्रभाव का उल्लेख कीजिए। तो ये क्वेश्चन पूरे 2 नंबर का पूछा गया था। तो बच्चों इसको समझिए कि आपको इसका अभिलाक्षणिक है क्या बनाना है, वक्र बनाना है। किसका, पीएन संधि डायोड का, पीएन संधि डायोड का। तो आपको पता है। और अग्र अभिनति कैसा, अग्र अभिनति, अग्र अभिनति, अग्र अभिनति है। अग्र का अर्थ होता है आगे, अग्र का मतलब होता है आगे, मतलब कि इसके पी क्षेत्र पर क्या होता है, प्लस का चार्ज, और इसके एन क्षेत्र पर होता है क्या, माइनस का चार्ज। अग्र का मतलब कि जो इसका पी क्षेत्र है तो वो तो होगा आगे और एन क्षेत्र होगा इसके पीछे। ये है इसका पी क्षेत्र। ठीक है, ये जो त्रिभुज दिख रहा है, और जो ये डंडा दिख रहा है ये है इसका एन क्षेत्र। मतलब पी क्षेत्र होता है ये, एन क्षेत्र होता है ये। समझ में आई बात। तो बच्चों आपको इसमें पीएन संधि डायोड के अग्र अभिनति व्यवस्था में पहले है बना दो यहाँ पी क्षेत्र और ये है आपका एन क्षेत्र। ठीक है, ऐसे करके एक आप क्या बना दोगे, तो इधर बना दोगे आप एक क्या, परिपथ। इसमें जोड़ दोगे आप क्या, एक ये बैटरी को, किसको जोड़ोगे, तो इसमें आप एक बैटरी को जोड़ दोगे। तो ये है इसका प्लस सिरा और ये है इसका ऋण सिरा, मतलब धन सिरा और ऋण सिरा। इसमें कुंजी को भी जोड़ देंगे, हम किसे जोड़ देंगे, कुंजी को जोड़ देंगे। ठीक है, तो ये है इस बैटरी का प्लस सिरा और ये है इसका क्या, तो ये है इसका माइनस सिरा। तो इसके लिए आपको परिपथ आरेख बनाने के लिए हमें एक परिपथ में बैटरी लगाकर उसके जो धन सिरा है उसको तो आपको किससे जोड़ना है, इसके पी क्षेत्र से, और जो इसका बैटरी का ऋण सिरा है उसको आपको इसके एन क्षेत्र से जोड़ना है। ठीक है, और है फिर इसमें बैटरी पर एक आप क्या लगा दोगे, तीर लगा दोगे। अब आप इसमें दूसरा काम करोगे कि जो ये बैटरी है इस पर आप एक क्या लगा दोगे, तीर लगा दोगे, जिससे हम वो क्या कर सकते हैं, इसकी जो वोल्टेज है उसको क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। जो ये इसमें तीर लगाया जाता है तो ये इसमें क्यों लगाया जाता है, तीर इसकी जो बैटरी है उस पर इसीलिए लगाया जाता है कि हम इसकी जो वोल्टेज है उसको क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, है ना। और फिर अब जब इसकी हमें दिखेगी वोल्टेज चेंज हो रही है तो इसकी वोल्टेज को इसमें नापने के लिए आपको इसके समांतर क्रम में, अगर कहते हैं इसके श्रेणी क्रम में, तो जो ये बैटरी है इसके यहाँ पे हम क्या लगा देते हैं, इसका वोल्ट मीटर पर हम लगाएंगे इसके किस में, समांतर क्रम में, मतलब ऊपर और नीचे की तरफ ऐसे करके। ठीक है, हमने एक क्या लगा दिया, वोल्ट मीटर, कि जिससे हम इसकी जो भी वोल्टेज आ रही है उसको अच्छे से नाप सकते हैं, और इसके भी प्लस सिरे को इसके प्लस सिरे से और ये माइनस को माइनस सिरे से जोड़ देंगे। ठीक है, तो अब हम इसमें वोल्टेज को नापने के लिए समांतर क्रम में एक वोल्ट मीटर लगा देते हैं। ठीक है, जिससे परिपथ में धारा प्रवाहित होगी। अब जो ये हमने वोल्ट मीटर लगाया है, वोल्ट मीटर है, ठीक है, इससे क्या काम होगा, इससे ये पूरे परिपथ में क्या जाएगा, करंट जाएगा, धारा जाएगी।
ठीक है। और अब इस धारा को नापने के लिए भी इसमें हम क्या लगा देंगे, एक मिली एमीटर। क्या लगा देंगे, एक मिली एमीटर। इसमें धारा को नापने के लिए भी हम एक मिली एमीटर को लगा देंगे। इसका जो है ये इसका प्लस सिरा इससे और ये माइनस सिरा इससे और जोड़ देंगे, क्योंकि इसके परिपथ में बहुत कम धारा प्रवाहित होती है, इसीलिए इसमें हम किसका यूज़ कर रहे हैं, मिली का। मिली का मतलब सबसे छोटी धारा मापने ये वाला, मतलब सबसे छोटी धारा जो है तो ये कौन नापता है, मिली। तो इसमें हम किसे लगा देंगे, तो इसमें हम लगा देंगे एक मिली एमीटर को। तो बस ये है इसका आरेख। ठीक है, आई समझ में है बात कि इसमें हम इसकी जो ये वोल्टेज है उसको नापने, मतलब अगर इसकी वोल्टेज को चेंज करना है तो इसमें हम क्या लगा देंगे, एक तीर लगा देंगे। और इसकी वोल्टेज को फिर नापने के लिए हम इसमें क्या लगा देंगे, एक तो हम इसमें एक वोल्ट मीटर लगा देंगे। और जैसे ही हमने इसमें वोल्ट मीटर लगाया तो इसमें जो है इस पूरे परिपथ में क्या होगा, धारा आएगी। तो जब इसमें धारा आएगी तो हमें इसमें धारा को भी क्या करना पड़ेगा, इसमें नापना होगा। तो इसमें है फिर हम क्या लगा देंगे, फिर हम इसमें एक मिली एमीटर को लगा देंगे। ठीक है, तो ये क्या है, तो इस क्वेश्चन में अभिलाक्षणिक वक्र क्या है, अग्र अभिनति का। अग्र का मतलब आगे की ओर, ठीक है, अग्र का मतलब आगे की ओर। तो अब आप इसमें क्या लिखोगे, तो आप इसमें लिखोगे, इसको और थोड़ा छोटा कर देते हैं। हाँ, पीएन संधि डायोड के अग्र अभिनति में अग्र वोल्टता और अग्र धारा में खींचा गया जो वक्र है तो वो अग्र अभिलाक्षणिक वक्र कहलाता है। इसके लिए परिपथ आरेख बनाने के लिए हमें एक परिपथ में बैटरी लगाकर उसके धन सिरे को पी क्षेत्र से तथा उसके ऋण सिरे को एन क्षेत्र से जोड़ना होगा। और फिर इसमें बैटरी पर एक तीर लगा देते हैं जिससे हम वोल्टेज को बदल सकते हैं। और इसमें वोल्टेज को नापने के लिए समांतर क्रम में एक वोल्ट मीटर लगा देते हैं जिससे परिपथ में धारा प्रवाहित होगी। तो धारा को मापने के लिए इसमें मिली एमीटर लगाते हैं क्योंकि परिपथ में बहुत कम धारा प्रवाहित होती है। और ये है इसका चित्र। अब इसमें आगे पूछा गया था कि अग्र अभिनति का संधि के अवक्षय परत पर क्या प्रभाव पड़ता है ना। अब बात आई किसकी, अवक्षय परत की। तो बच्चों अवक्षय परत क्या होती है, तो अवक्षय परत होती है कि जैसे ये है हमारी क्या, संधि का मतलब होता है जोड़। तो ये है जोड़। अब ये हमारा यहाँ उल्टे हाथ पे क्या, पी क्षेत्र, और सीधे हाथ पर हमारा एन क्षेत्र। इसमें क्या होते हैं, कोटर होते हैं। ठीक है, अधिक मात्रा में क्या होते हैं, इसमें कोटर होते हैं जो इधर की तरफ भागते हैं। एन क्षेत्र है ये, इसमें क्या होते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसमें क्या होते हैं, इसमें बहुसंख्यक मतलब अधिक मात्रा में है आवेश वाहक होते हैं जो आवेश को ले जाते हैं। आवेश वाहक क्या है, कोटर है। और जबकि इसमें क्या है, इसमें बहुसंख्यक आवेश वाहक क्या है, इलेक्ट्रॉन है ना, जो कि आवेश को क्या करते हैं, ले जाते हैं। तो ये इधर जाते हैं, ये इधर जाते हैं। तो जब ये इधर जाते जाते अधिक मात्रा में इकट्ठे हो जाते हैं तो यहाँ पर एक परत है बन जाती है और ये इधर भागते हैं। तो फिर इसी परत को क्या कहते हैं, अवक्षय परत है कहते हैं, इसे कहते हैं अवक्षय परत। और ये एक किससे जुड़ा होता है, तो ये एक बाह्य बैटरी से जुड़ा हुआ होता है। इसका ये है प्लस सिरा, ये है माइनस सिरा, है ना। और यहाँ एक कुंजी भी लगा दो आप। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जब किसी संधि डायोड के पी क्षेत्र को बाह्य बैटरी के धन सिरे से तथा एन क्षेत्र को बाह्य बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ा जाता है तो संधि अग्र अभिनति कहलाती है। ठीक है, तो फिर कौन सी संधि है, ये अग्र अभिनति संधि है। और अग्र अभिनति में जो ये बाह्य वैद्युत क्षेत्र है ई, तो ये आंतरिक वैद्युत क्षेत्र से प्रबल हो जाता है। मतलब कि जो ये बाह्य वैद्युत क्षेत्र है क्या, ई, तो ये आंतरिक जो वैद्युत क्षेत्र है, आंतरिक वैद्युत क्षेत्र से क्या हो जाता है, तो ये हो जाता है हमारा कैसा, प्रबल, और ये हो जाता है कम।
ठीक है। अतः बहुसंख्यक आवेश वाहक संधि की ओर आकर्षित होते हैं, ये इधर चले जाते हैं, ये इधर चले जाते हैं। इससे अवक्षय परत की जो चौड़ाई है तो वो क्या होने लग जाती है, कम होने लग जाती है। अब जैसे ये संधि है हमारी, यहाँ ये बीच में क्या है, संधि है, यहाँ पर क्या है, कोटर है, तो ये आवेश वाहक ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर आने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और यहाँ से इलेक्ट्रॉन आते रहते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन भी यूँ कोशिश करते हैं कि इस पर आ जाए, संधि पर, और ये क्या होती है, और ये होती है हमारी अवक्षय परत, है ना। तो जब ये ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में यहाँ इकट्ठे हो जाते हैं तो जो ये अवक्षय परत है इसकी चौड़ाई कम हो जाती है। इसमें पूछा था ना कि इसकी अवक्षय परत पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो अवक्षय परत की चौड़ाई घट जाती है, ठीक है। तो बस यही है, आपको इसमें ऐसे करना है कि जब संधि डायोड के पी क्षेत्र को बाह्य बैटरी के धन सिरे से तथा एन क्षेत्र को ऋण सिरे से जोड़ा जाता है तो संधि अगर अभिनति कहलाती है, ठीक है। और फिर लिखोगे आप क्या कि अग्र अभिनति में बाह्य वैद्युत क्षेत्र ई आंतरिक वैद्युत क्षेत्र से प्रबल होता है। अतः बहुसंख्यक आवेश वाहक मतलब दोनों तरफ के संधि की ओर आकर्षित होते हैं, इससे अवक्षय परत की चौड़ाई घट जाती है, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। जिसको भी वीडियो पसंद आई हो तो वो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।